अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अताउल्ला योर केमिस्ट्री टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, आज हम सेकंड ईयर के लेक्चर की सीरीज का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा। सेवंथ चैप्टर बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड लेक्चर। और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेटा कुछ फीचर्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो फीचर से बेटा सबसे पहले फीचर हम डिस्कस करेंगे पिकुलर बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक, पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन का बेटा पिकुलर बिहेवियर अब हम डिस्कस करेंगे। तो कार्बन के पिकुलर बिहेवियर को समझने से पहले बेटा आपने एक चीज अच्छे तरीके से समझ लेनी है। हमारी दुनिया के अंदर बेटा अभी तक हम जहां तक पहुंचे हैं, हमारी स्टडी पहुंची है, हमें टोटल 118 एलिमेंट्स बेटा डिस्कवर आपने कर लिए हैं। 118 एलिमेंट्स हैं। बाद स्टडीज के मुताबिक आप पीरियोडिक टेबल में, न्यू पीरियोडिक टेबल में 122 भी लगा दी है उन्होंने। 118 एलिमेंट्स हमें नोन है। उन 118 एलिमेंट्स बेटा मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। उन कंपाउंड्स में 10 मिलियन कंपाउंड अकेले कार्बन के हैं। 10 मिलियन कंपाउंड, 10 मिलियन से मुराद है 1 मिलियन 10 लाख का होता है, ये 1 करोड़ है। ठीक है, 10 मिलियन 1 करोड़ कंपाउंड अकेले कार्बन के हैं। और अकेले कार्बन के जो कंपाउंड है ना, वो टोटल कंपाउंड से भी, टोटल कंपाउंड की तादाद में आधे से भी ज्यादा कार्बन है। ठीक है, टोटल कंपाउंड में आधे से ज्यादा का कंपाउंड अकेले कार्बन के हैं और बाकी 117 एलिमेंट्स के चंद बहुत थोड़े कंपाउंड्स हैं। तो इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि कार्बन के पास क्या गिद्दड़ सिंगी आ गई है, जिसकी बेस पर वो अकेला इतने ज्यादा 10 मिलियन कंपाउंड बना रहा है। और पिछले लेक्चर में बेटा मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो नहीं सुना तो आप जाकर इसी एफएससी की प्लेलिस्ट से बेटा जाकर देख सकते हैं। तो मैंने बेटा आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वो था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेस अकेली कार्बन है। हाइड्रोजन होना शर्त नहीं है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, दूसरे एलिमेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो अकेले कार्बन 10 मिलियन बना रही है, 1 करोड़ कंपाउंड। तो हम देखेंगे इसके पास क्या चीज है, और उसी को हम देख रहे हैं पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन में। पिकुलर किसको बोलते हैं बेटा? पिकुलर बोलते हैं दूसरों से अलग थलग बिहेवियर, दूसरों से मुनफरद बिहेवियर, दूसरों से वखरा बिहेवियर। ठीक है ना, दूसरों से अलग थलग बिहेवियर ये क्या शो कर रहा है, जिसकी बेस पर अकेला इतने ज्यादा कंपाउंड बना रहा है। और जब हमने उसका पिकुलर बिहेवियर देखा तो कार्बन फॉर्म सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इतने ज्यादा ये कंपाउंड बना रहा है, इज ड्यू टू द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट इज कैटिनेशन। कार्बन इतने ज्यादा जो कंपाउंड बना रहा है वो किस प्रॉपर्टी की बेस पर बना रहा है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी की बेस पर बना रहा है। कैटिनेशन अब हम देखते हैं कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की अपने जैसे एटम्स के साथ ही जुड़ने की सलाहियत को कैटिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये कार्बन के पास ही नहीं, कुछ और एलिमेंट्स के पास भी है। मसलन सिलिकॉन भी सिलिकॉन के साथ जुड़ सकता है। ऑक्सीजन भी बेटा देखिए, ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ये भी कैटिनेशन शो कर रही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो आप कार्बन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस कार्बन कर रहे हैं, तो आप कार्बन भी लिख सकते हैं। एलिमेंट भी लिख सकते तो गलत नहीं होगा। तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन लिख दें, अपने जैसे एटम के साथ जुड़ा, ये कैटिनेशन कहलाता है। और ये कार्बन के अंदर सबसे ज्यादा कैटिनेशन कार्बन शो करता है। यानी कि कार्बन अपने जैसे एटम के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी चेन बना सकता है। मसलन अकेला भी जो मिल सकता है, 2 कार्बन एटम भी जुड़ सकते हैं, 3 भी जुड़ सकते हैं, 4 भी जुड़ सकते हैं, 100 भी जुड़ सकता है, 500 भी जुड़ सकता है, 1000 भी एटम कार्बन के जुड़ सकते हैं। तो वो क्या करेंगे बेटा, इसी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। और जो कार्बन अकेला इतने ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, उसके पीछे सिर्फ यही एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। कार्बन अपने जैसे एटम के साथ मिलकर एक बहुत बड़े कंपाउंड, बहुत ज्यादा कंपाउंड बना रहा होता है। बाकियों के अंदर बेटा जो प्रॉपर्टी है वो जरा कम होती है। मसलन सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का साइज जरा लार्ज होता है। आपने फर्स्ट ईयर 10वें चैप्टर के अंदर पढ़ा है, जब भी 2 एटम का साइज बढ़ता जाता है तो उसके बीच में बॉन्ड वीक होता जाता है। तो सिलिकॉन भी कैटिनेशन, सिलिकॉन कार्बन ही का फैमिली मेंबर है। मसलन अगर हम 4th ग्रुप एलिमेंट्स देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, लेकिन वो जरा जिस तरीके से कार्बन कैटिनेशन शो करता है, अब सिलिकॉन सिलिकॉन से मिलकर ही कैटिनेशन जरा थोड़ी शो करता है, जिसमें सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन मैक्सिमम वो 2 तक जुड़ सकता है। तो अब हम देखेंगे जबकि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत बड़ी कैटिनेशन शो करता है। मसलन सैंड की फॉर्म में SiO सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन बहुत बड़ी चेन लेंथ बना देता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है कार्बन फैमिली की वैलेंसी 4 होती है, 4 इसने वैलेंसी पूरी
कर रही, तो इसके चारों तरफ ऑक्सीजन होगी और एक ऑक्सीजन के गिर्द 2 सिलिकॉन होंगे। तो यहाँ पर बेटा ये क्या करता है, सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, और जो सिलिकॉन की इस फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ कैटिनेशन है वो तो कार्बन की कैटिनेशन से भी स्ट्रॉन्ग और ताकतवर हो जाती है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो अकेले अपने जैसे एटम के साथ मिलकर जो कैटिनेशन है वो कार्बन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसी बेस पर बेटा ये इतनी ज्यादा कंपाउंड बना रहा होता है। मसलन यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, 5 कार्बन जुड़े हुए हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की बेस पर इतना बड़ा कंपाउंड बना दिया। बाकी 5 और कोई सिमिलर एटम नहीं जुड़ सकते, क्योंकि सिर्फ कार्बन की प्रॉपर्टी है। दूसरा, ये 5 जो कार्बन एटम जुड़े हुए हैं बिल्कुल स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं, तो एक तरह का कंपाउंड बन गया। अब यही 5 को मैं ब्रांच चेन में जोड़ दूं, ब्रांचें क्रिएट कर दूं, तो यही 5 एक नया कंपाउंड बना देंगे। मसलन इसमें से एक कार्बन हटाकर मैंने इधर वाली साइड पर कर दिया, तो यहां से बेटा निकलकर 4 कार्बन मैंने स्ट्रेट चेन में कर दिए, एक बेटा साइड पर कर दिया, अब ये एक ब्रांच बन गई, तो ये एक नया कंपाउंड बन गया। अब मैंने क्या कर दिया, एक इस कार्बन को उठाकर एक और ब्रांच बना दी, एक ही कार्बन पर 2 ब्रांचें क्रिएट कर दी। यहाँ पर देखें, एक इधर कार्बन लगा दिया, एक इधर कार्बन लगा दिया। अब एक ही कार्बन पर 2 ब्रांचें होंगी, पहले एक कार्बन पर सिर्फ कार्बन की एक ब्रांच थी, अब एक कार्बन पर कार्बन की 2 ब्रांचें होंगी, तो अब ये एक नया, उसी 5 से एक नया कंपाउंड बन गया है, उसी 5 से एक नया कंपाउंड। तो कार्बन क्या करता है बेटा, कैटिनेशन से इतने ज्यादा कंपाउंड, और कैटिनेशन पर ब्रांचिंग कैटिनेशन शो करता है, उसकी बेस पर और ज्यादा कंपाउंड शो कर देता है। फिर कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड, इस बेस पर भी और कंपाउंड नेचर चेंज कर देता है। मसलन इसी 5 के अंदर मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो एक नया कंपाउंड बन गया। इसी के अंदर मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो एक नया कंपाउंड बन गया। तो ये मल्टीपल बॉन्ड बनाकर भी नेचर शो चेंज कर देता है और नया कंपाउंड बना देता है। फिर इसी 5 को देखिए मैंने रिंग में जोड़ दिया, तो एक नया कंपाउंड बन गया। यानी कि कार्बन इतने ज्यादा जो कंपाउंड बना रहा है वो कैटिनेशन, और कैटिनेशन कई तरीकों से शो कर सकता है, स्ट्रेट चेन से, सिंगल ब्रांच चेन से, डबल ब्रांच चेन से, डबल ट्रिपल बॉन्ड से, और साइक्लिक स्ट्रक्चर से। इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन इतने ज्यादा अकेला इतने ज्यादा कंपाउंड बना देता है, ठीक है ना, जो कि हमारी टोटल दुनिया के हाफ से भी ज्यादा बनते हैं। आगे दूसरा, उसके बाद हम देखते हैं कार्बन इतने ज्यादा जो कंपाउंड बना रहा है उसकी सेकंड रीजन है नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक। नॉन आयोनिक कैरेक्टर, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, आप अंदाजा लगाएं बेटा, इस अकेले कार्बन को स्टडी करने के लिए हमने एक पूरी अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच बनाई हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सिर्फ कार्बन को स्टडी करती है। तो और बेटा अब हम देखेंगे कार्बन जो इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है वो इसका एक बिहेवियर है नॉन आयोनिक कैरेक्टर। कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक नहीं होता। अगर कार्बन आयोनिक बॉन्ड बना रहा होता तो कभी भी इसने इतने ज्यादा कंपाउंड नहीं बनाना थे। क्यों, जरा देखें बेटा, अभी मैंने यहाँ पर आपको समझाया कार्बन जो इतने ज्यादा बॉन्ड बना रहा है ना, इतने ज्यादा कंपाउंड बना रहा है ना, देखो मैंने 5 कार्बन वाले ये सारे लिखे हुए हैं, उनको जरा थोड़ा सा यहां से चेंज कर दिया, एक नया कंपाउंड, यहां से चेंज कर दिया नया कंपाउंड, डबल बॉन्ड करके चेंज कर दिया नया कंपाउंड, रिंग बना दिया एक नया कंपाउंड, इस रिंग में मैं डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो एक वो नया कंपाउंड बन जाएगा। अगर कार्बन आयोनिक होता तो ये नहीं कर सकना। तो क्यों, जरा देखिए, ये मैंने एक आयोनिक कंपाउंड लिखा है NaCl। हमें पता है NaCl के स्ट्रक्चर में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव पॉजिटिव के नीचे Cl, ऐसे बेटा लेयर्स अरेंज होती हैं। यहाँ पर ये लेयर अरेंज है। अब बेटा देखें, अब मैं यही काम जो मैंने यहाँ पर इन 5 कार्बन के साथ किया यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, जरा देखें। जैसे मैंने इसकी एक कार्बन हटाकर इधर ब्रांच लगा दी तो नया कंपाउंड बन गया। अब मैं इसकी इस क्लोरीन को उठाता हूँ, इसको उठाकर यहां बदल देता हूं, इसको उठाकर यहां बदल देता हूं, इसको उठाकर यहां बदल देता हूं, यहां मैं ले आया। तो अगर मैं इनको चेंज भी कर दूं तो इनकी चेंजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक चीज मुझे पता है, सोडियम के गिर्द आने क्लोरीन ही है, तो मैं इस क्लोरीन को उठाकर यहां करूं या यहां कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें एटम की आयंस की रिप्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो अगर कार्बन ऐसे ही आयोनिक बॉन्ड बना रहा होता तो कभी भी उससे एक नया कंपाउंड रिप्लेसमेंट से नहीं बनाना था। तो कार्बन जो इतनी ज्यादा कंपाउंड बना रहा है वो किस वजह से है, वो इसकी कोवेलेंट नेचर यानी नॉन आयोनिक नेचर की वजह से है। पता चल गया बेटा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, इस वजह से इतनी ज्यादा कंपाउंड बना रहा होता है। अब हमारे दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब कार्बन इतनी ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन
1 करोड़ कंपाउंड, इसको स्टडी करना तो एक इंसान की सारी जिंदगी गुजर जाएगी, तो कभी भी इनको स्टडी नहीं कर पाएगा। लेकिन इनको स्टडी करना भी बहुत आसान है। मसलन इसको स्टडी करना आसान है। अगला हमारी बेटा प्रॉपर्टी सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिमिलैरिटी पाई जाती है। मसलन कैसे सिमिलैरिटी, मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपने कवर करना बेटा। मसलन ये मैंने होमोलोगस की एक सीरीज लिखी है, होमोलोगस मॉलिक्यूल्स की, CH3OH मिथाइल अल्कोहल। इसके बीच में मैंने एक और कार्बन लगा दिया, इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर 2 थे, अब मैंने 3 कार्बन लगा दिए, प्रोपाइल अल्कोहल। 4 कार्बन लगा दिए, ब्यूटाइल अल्कोहल। 5 कार्बन लगा दूंगा, पेंटाइल अल्कोहल। देखें, अब आपने इस सीरीज में 2 चीजें समझनी है। पहली चीज ये समझनी है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है। दूसरी चीज के पीछे वाली चीज चेंज हो रही है। इसको अब आपने एक और चीज अच्छे से समझनी है बेटा, जब भी कोई मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेता है ना, तो कभी भी पूरे मॉलिक्यूल ने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेना होता। मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, कुछ पार्ट होता है जो रिएक्शन में फंक्शन परफॉर्म करता है। वो पार्ट जो रिएक्शन में फंक्शन परफॉर्म करता है ना, मॉलिक्यूल के उस पार्ट को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। बाकी पूरे का पूरा पीछे मॉलिक्यूल उसने बैठकर सिर्फ तमाशा देखना होता है। तो इसने रिएक्शन के अंदर फंक्शन परफॉर्म करा, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो बेटा देखें, इस वाले में 1 कार्बन रिएक्शन इसी ने करना, 2 कार्बन रिएक्शन इसी ने करना, 3 कार्बन पीछे होगी रिएक्शन इसी ने करना, 4 कार्बनों की रिएक्शन इसने, पीछे 100 कार्बन हो जाए रिएक्शन इसी ने करना। तो बेटा देखें, जब रिएक्शन करने वाली चीज सेम है तो बेटा क्या होगा, सभी की प्रॉपर्टी सेम नहीं निकलेगी। तो अब बेटा अगर मेरे पास अल्कोहल का 1000 कार्बन वाले भी बेटा एक एक करके 1000 तक मैं अलग अलग मॉलिक्यूल लिख दूं, तो मैं सिर्फ एक को स्टडी कर दूं तो पूरे अल्कोहल स्टडी हो जाएंगी। समझ रहे बेटा? तो एक होमोलोगस सीरीज में एक को हम स्टडी कर रहे हैं, पूरी होमोलोगस सीरीज स्टडी हो गई है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज हमारे पास है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक एक छोड़ एक एक बढ़ाकर कार्बन एटम की सीरीज, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। फिर फर्क किस चीज का है? बट डिफर ऑन द बेस ऑफ CH2 ग्रुप। एक CH2 इससे बढ़ गया, इससे एक CH2 इसमें एक और बढ़ गया, इसकी निस्बत इसमें CH2 एक और, फर्क सिर्फ CH2 का है। तो यही मैंने डेफिनेशन लिखी, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप सेम है बट डिफर ऑन द बेस ऑफ CH2 ग्रुप, जिनको हम सिर्फ CH2 ग्रुप की बेस पर फर्क करें। और हमें पता है CH2 ग्रुप का मास होता है कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 14 होता है। या और तमाम होमोलोगस सीरीज के अंदर बेटा सिर्फ 14 का फर्क आ रहा होता है उनके मास में। तो ये बेटा हमारे पास होमोलोगस सीरीज, इस होमोलोगस सीरीज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना बहुत आसान हो गया है। दिस सिमिलरिटी इन बिहेवियर, सारे एक जैसे, क्योंकि रिएक्शन करने वाली, तमाशा करने वाली चीज एक जैसी है। दिस सिमिलरिटी इन बिहेवियर रिड्यूस दी, इस सिमिलरिटी बिहेवियर ने कम कर दिया हमारी स्टडी को, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। चंद होमोलोगस सीरीज को हम बेटा एक्सप्लेन करते हैं, एक आधे को, एक दो को मैं यहां से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप Cl वाला है, क्लोरीन वाला, तो उसमें चंद एक स्टडी करूंगा, पूरे स्टडी हो गए। जिसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है, उसको मैं चंद एक को स्टडी करूंगा, वो सारे स्टडी हो गए। समझ रहे? जिसमें अमाइन ग्रुप है, उसके चंद एक में स्टडी करूंगा, वो सारे अमाइंस वाले स्टडी हो गए, होमोलोगस सीरीज स्टडी हो गई। तो ये बेटा हमारे पास सिमिलरिटी इन बिहेवियर है। दूसरा बेटा उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स किस चीज को बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज को बोला जाता है जिसको स्टडी करना मुश्किल हो। बाज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, उनमें बहुत सारे कंपाउंड बेटा कॉम्प्लेक्स है, उनकी स्ट्रक्चर स्टडी करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो लेंथी बहुत ज्यादा है। जब भी कोई चीज लेंथी होती जाती है ना, उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? फिर हमारी बॉडी के अंदर जितनी लेंथी स्ट्रक्चर्स है ना, वो सिर्फ लेंथी नहीं है, फिर वो आपस में, उनकी लेंथ आपस में ऐसे एक दूसरे के गिर्द गुंजल मारना शुरू कर देती है, तो इस वजह से वो स्टडी करना मुश्किल हो जाते हैं। तो उसने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड वेरी लार्ज है, इस वजह से इनकी स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल होगी, इनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। मसलन स्टार्च की एग्जांपल दी बेटा उसने। स्टार्च हमें पता है, स्टार्च इसमें सेवरल थाउजेंड बेटा ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, और इसका बेसिक ग्रुप होता है C6H10O5। इसको हम आगे 14वें चैप्टर में एक्सप्लेन भी करेंगे। स्टार्च के अंदर ये ग्रुप बेटा कई हजार मरतबा रिपीट हुआ होता है। जब कई हजार मरतबा रिपीट होगा तो उसका स्ट्रक्चर फिर वो गुंजल मारना शुरू कर देगा, तो बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर हो जाता है। और मसलन प्रोटीन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर में भी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने बेटा पढ़ा भी हुआ होगा, तो आगे हम पढ़ेंगे भी इसको 14 चैप्टर में। तो इसका बेटा क्या होता है, ये भी बहुत बड़ा होता है, इसका मास सेवरल थाउजेंड से लेकर मिलियंस, लाखों के अंदर जाता है प्रोटीन का। यानी कि इतना लेंथी स्ट्रक्चर है कि अगर हम उसका मास देखें तो कई हजारों से शुरू होकर
लाखों तक उसका मास जाता है, तो इतना वो लेंथी मॉलिक्यूल होगा। फिर वो मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड होता है, गुंजलदार होता है, तो उसको स्टडी करना और मुश्किल हो जाएगा। आगे उसके बाद है आइसोमेरिज्म। अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म क्या है। और बेटा कार्बन इतने ज्यादा जो कंपाउंड बना रहा होता है ना, उसकी एक वजह आइसोमेरिज्म भी है। कार्बन इतने ज्यादा जो कंपाउंड बना रहा है उसकी एक वजह आइसोमेरिज्म भी। आइसोमेरिज्म क्या, तीन लफ्ज है बेटा आइसोमेरिज्म में। पहला है आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। दूसरा लफ्ज है बेटा मर, मर मर बोलते हैं पार्ट को। और तीसरा लफ्ज है इज्म, इज्म बोलते हैं नेचुरल फिनोमेना को, फिनोमेना। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा, सेम पार्ट का फिनोमेना या सेम पार्ट का तमाशा। समझ रहे बेटा, यानी कि एक ही पार्ट किस किस तरीके से तमाशा शो करके डिफरेंट कंपाउंड बना सकता है, तो ये आइसोमेरिज्म हो गया बेटा। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म में बेटा देखिए, मसलन मैं आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रहा हूं। मैंने एक दो स्टूडेंट को कहा कि बेटा मेरे पास ये कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है C2H6O, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। एक स्टूडेंट ने फौरन कहा सर इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रा करता हूं। उसने बोला कि सर इसमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा CH3CH2O। देखिए इसमें 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, यानी कि ये इथाइल अल्कोहल है। दूसरे स्टूडेंट ने फौरन कहा सर इसका तो एक और स्ट्रक्चर बन सकता है। मैंने कहा क्या, उसने बोला सर इसका तो ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है, CH3 ऑक्सीजन को बीच में लगाकर CH3 कर दे, तो अब ये क्या है, इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल, ईथर है, डाई मिथाइल ईथर बन गया। इसी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखने में सेम हो, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन जब स्ट्रक्चर ड्रा करें वो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ये कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हैं, और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म होता है। तो देखिए बेटा, इसमें मर एक ही पार्ट का तमाशा नहीं हो रहा, ये पार्ट यहां से उतर कर जब इधर चला गया, ये पार्ट देखें इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ इस ऑक्सीजन के एक ही तरफ 2 कार्बन है, अब यहां पर एक कार्बन उतर कर इधर चला गया, तो एक ही पार्ट ने डिफरेंट काम कर दिया, तो इसको आइसोमर बोलते हैं। तो देखिए बेटा, इससे भी क्या हो जाता है, कंपाउंड में डिफरेंस आ जाता है, तो ये भी इस वजह से इतनी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना रहा होता है। नेक्स्ट उसके बाद है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब रिएक्शन करते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है। रेट कई जगह लफ्ज यूज होता है, जहां पर भी रेट लफ्ज यूज हो तो आपने समझ लेना रिएक्शन की स्पीड की बात हो रही है। देखिए बेटा, मैं पहले आपको और इन आयोनिक कंपाउंड से शुरू करता हूं, बाद में मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का करवाऊंगा जो कि हमारा टॉपिक है। मसलन बेटा NaCl है, मैंने पानी में डाला, तो आपने बेटा पढ़ा हुआ मैट्रिक के अंदर भी फर्स्ट ईयर में, जैसे ही पानी में सोडियम क्लोराइड को डालते हैं तो सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड टूट गए। अब इसको सिल्वर नाइट्रेट को मैंने पानी में डाला, सिल्वर का नाइट्रेट से बॉन्ड टूट गया। हमें पता है रिएक्शन में 2 काम हो रहे होते हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो NaCl को जब मैंने पानी में डाला, पुराने बॉन्ड पहले ही टूट गए। AgNO3 को पानी में डाला, पुराने बॉन्ड पहले ही टूट गए। अब इन दोनों को उठाकर मैंने मिक्स कर दिया, जैसे मिक्स किया तो अब पुराने बॉन्ड पहले टूट चुके, सिर्फ एक काम होना, नए बॉन्ड बनने हैं। तो इस वजह से ये रिएक्शन बहुत तेज हो जाते हैं आयोनिक कंपाउंड के। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, ऐसा काम नहीं होता। जब आपने मिक्स कर दिया उसके बाद ही उनके पुराने बॉन्ड टूटने हैं, फिर वो टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो इस वजह से पुराने बॉन्ड टूटते काफी देर लग जाती है, नए बॉन्ड बनेंगे, तो इस वजह से इनके रिएक्शन क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद है सोल्युबिलिटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होंगे, जैसे ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म में हल होंगे। और ये क्या होंगे, दूसरे कंपाउंड्स के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये बेटा आज हमारा सेकंड लेक्चर था, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बेटा हमारा सेकंड, अगर नेक्स्ट अगला लेक्चर बेटा हम रिकॉर्ड करेंगे, अगला हमारा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसको आपने जरूर बेटा देखना है।